Gymnosperm. Gymnosperm, the term gymnosperm is made up of two words, gymno and sperma. Gymno means naked. Gymno means naked, and sperma means the seed. So those plants in which the seeds are naked. Seeds are naked. Seeds are naked. That is, seeds are not covered with any kind of covering. उनके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है, नेकेड होते हैं, कोई फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होगी. So these kind of plants in which seeds are naked and they are not covered by any type of covering are called as gymnosperms. First of all, Theophrastus, the name of a scientist, Theophrastus, gave the term gymnosperm in 300 BC. In 300 BC, he gave the term gymnosperm for those plants which have unprotected seeds, or you can say for those plants जिनमें uncovered seeds पाए जाते हैं. According to Goebel, according to another scientist named as Goebel, ये कल भी आपने नाम पढ़ा था, Goebel, gymnosperms are phanerogams. Gymnosperms are phanerogams or spermatophyta. That is, what are phanerogams or spermatophyta? Phanerogams are those plants, or spermatophyta are those plants which reproduce by seeds and not spores. अब तक तो हमने देखा ज्यादातर जो मेन तरीका था रिप्रोडक्शन का वो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा था, लेकिन अब जिम्नोस्पर्म्स एक ऐसे प्लांट के रूप में उभरे जो कि स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन ना करके सीड्स के द्वारा जिनमें रिप्रोडक्शन हो रहा था. सो जिम्नोस्पर्म्स को फेनेरोगैम्स में रखा. जिम्नोस्पर्म्स को ऐसे प्लांट्स, ऐसे ग्रुप में रखा जो कि ग्रुप था बिना ओवरी वाला, विदाउट ओवरी ये थे, विदाउट ओवरी. ओवरी नहीं थी तो फ्रूट्स नहीं बनते थे, और फ्रूट्स नहीं बनते थे तो ये नेकेड सीड्स हैं इनमें. They have naked seeds, right? So gymnosperms are those plants, those group of plants which have naked seeds, or these are those plants which reproduce by means of seeds and not spores. Therefore इस ग्रुप की वजह से, इस चीज की वजह से कि वो सीड्स के द्वारा प्रोडक्शन कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, ना कि स्पोर्स के द्वारा, उनको फेनेरोगैम्स या स्पर्मेटोफाइटा में रखा है. Gymnosperms are vascular plants where seeds are not enclosed within the ovary. अभी तक हमने देखा कि जो टेरिडोफाइट्स हैं वहां से वेस्कुलेचर शुरू हो जाता है. तो जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो टर्म्ड एज वेस्कुलर प्लांट्स. यहाँ पे वेस्कुलेचर अच्छे से डेवलप हो गया. वेस्कुलर प्लांट्स which do not have ovary, right? इनके पास ओवरी नहीं थी. ये ऐसे वेस्कुलर प्लांट्स थे
जिनमें सीड्स जो है वो अनकवर्ड है, नेकेड है, अनप्रोटेक्टेड है। क्लियर है इतनी बात? यस मैम। यस मैम। अगर इसके इवोल्यूशन की बात करें तो वी हैव सीन कि 300 BC में से थ्रियोफेस्टस ने ही बोल दिया था कि जिम्नोस्पर्म जैसी कोई चीज होती है। तो ऐसा देखा गया, फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड्स जो हैं इसके, फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड्स, फॉसिल समझते हो ना, जीवाश्म, ठीक है। तो फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड्स जो देखे गए जिम्नोस्पर्म के, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? इज इट विजिबल? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड्स जो जिम्नोस्पर्म के पाए गए वो अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन ईयर्स अगो मिले, अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन ईयर्स अगो मिले। और जो ये जिम्नोस्पर्म्स इवॉल्व हुए वो ऐसा माना जाता है कि एक एंसेस्टर थे इनसे पहले, इनके एंसेस्टर थे, एंसेस्ट्रल ग्रुप था, एंसेस्ट्रल ग्रुप, जिसको कि हम बोल सकते हैं प्रोजिम्नोस्पर्मेटोफाइटा, प्रोजिम्नोस्पर्मेटोफाइटा। ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जिम्नोस्पर्म इस प्रोजिम्नोस्पर्मेटोफाइटा टाइप नाम के जो एंसेस्ट्रल ग्रुप था उससे इवॉल्व हुए हैं। जिम्नोस्पर्म जो हैं दे आर कंसिडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड एंजियोस्पर्म। They are considered as connecting link between Pteridophyta and Angiosperm. जिम्नोस्पर्म्स उनके बीच में एक ब्रिज बनाते हैं टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म्स के बीच में, यानी जिम्नोस्पर्म में कुछ रिजेम्बलेंसेस होंगी टेरिडोफाइटा के साथ और कुछ रिजेम्बलेंसेस होंगी एंजियोस्पर्म्स के साथ। अगर इनके इवोल्यूशन की बात की जाए तो इट वाज सीन कि जिम्नोस्पर्म्स वर डोमिनेंट ड्यूरिंग द gymnosperms were dominant during Cretaceous and Jurassic period of Mesozoic era. Cretaceous and Jurassic में और क्या माना जाता है? मीजोजोइक एरा के जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड में ये डोमिनेंट थे। जुरासिक पीरियड को एज ऑफ डायनासोर्स के लिए भी जाना जाता है, जुरासिक पीरियड को एज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स के लिए भी जाना जाता है। तो जिम्नोस्पर्म्स वर फाउंड टू बी very dominant during the Cretaceous and Jurassic period of Mesozoic era. अगर हम इसकी बात करें, presently around 83 genera और 750 species, around 83 genera and 790 species of gymnosperms are present. Gymnosperms are present, right? So yes ma'am. These are the evolutionary data about gymnosperms कि फर्स्ट फॉसिल रिकॉर्ड्स इनके देखे गए 300 मिलियन ईयर्स अगो
और इनका इंसेस्ट्रल ग्रुप एक माना जाता है प्रोजिम्नोस्पर्मेटोफाइटा के नाम से। ऐसा माना जाता है कि प्रोजिम्नोस्पर्मेटोफाइटा नामक जो ग्रुप था वहां से ये जिम्नोस्पर्म्स इवॉल्व हुए हैं, यानी जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो इस प्रोजिम्नोस्पर्मेटोफाइटा नामक एंसेस्ट्रल ग्रुप से इवॉल्व माने जाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स को टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना जाता है, यानी उसमें जिम्नोस्पर्म जो है उसमें टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म को जोड़ने की क्षमता है, उन दोनों ग्रुप्स को वो जोड़ता है। और कुछ कैसे जोड़ेगा, मतलब कुछ जो कैरेक्टर्स हैं उसके टेरिडोफाइटा के साथ सिमिलर होंगे और कुछ कैरेक्टर्स एंजियोस्पर्म के साथ सिमिलर वो शो करेगा, सिमिलैरिटी शो करेगा। अगर हम बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म किस पीरियड के दौरान, मीसोजोइक एरा के दौरान, और मीसोजोइक एरा में भी क्रिटेशियस और जुरासिक पीरियड के दौरान ये डोमिनेंट थे, और 83 जेनरा और 790 स्पीसीज जिम्नोस्पर्म्स की अभी भी देखी जा सकती हैं। करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर हम बात करें इसके एक्सटर्नल फीचर्स की, एक्सटर्नल फीचर्स, सो जिम्नोस्पर्म्स मेनली जो है वुडी प्लांट्स हैं, ज्यादातर ये वुडी प्लांट्स हैं। इनका जो तना होगा वो मजबूत होगा, मजबूत कास्ट वाला होगा, और ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो एक अच्छे टिम्बर का सोर्स भी माने जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये एक वुडी प्लांट बनाते हैं, वुडी नेचर है इनकी जिम्नोस्पर्म्स की। अगर देखा जाए तो ये ट्री, श्रब और कभी कभी क्लाइंबर्स के रूप में भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ज्यादातर ये ट्री के रूप में होते हैं, shrubs and rarely climbers. It means herbs जो कैटेगरी है वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर नहीं पाई जाती। जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया सेम्परवायरेंस माना जाता है, यानी एक प्लांट है जिसका नाम है सिकोया, SEQUIOA sempervirens, which is considered as the largest जिम्नोस्पर्म। ये कई सौ फीट तक ऊंचा हो जाता है। और जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है वो ज़ैमिया पिग्मिया है। ज़ैमिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। ज़ैमिया पिग्मिया जो है ये छोटा रह जाता है, हाइट में छोटा होता है ना। ज्यादातर जो जिम्नोस्पर्म्स हैं वो जीरोफिटिक नेचर के होते हैं। इनकी नेचर की अगर हम बात करें तो दे आर जीरोफिटिक इन नेचर, मीनिंग देयर बाय दे कैन सर्वाइव इन डेजर्ट लाइक कंडीशंस। मरुद्भिद होते हैं ये, मरुद्भिद इनकी नेचर हो सकती है, तो डेजर्ट लाइक कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं। प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो प्लांट बॉडी वेरी वेल डिफरेंशिएटेड है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, एंड वेल डिफरेंशिएटेड है into root, stem and leaves. रूट, स्टेम और लीव्स में वेरी वेल डिफरेंशिएटेड है। रूट सिस्टम जो है इसके अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है ज्यादातर।
टैप रूट सिस्टम मेनली पाया जाता है, और जो रूट्स हैं वो कई बार सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करती हैं। जैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब सहजीविता शो करती हैं। जैसे साइकस जो होता है जिम्नोस्पर्म, सॉरी साइकस जो है उसमें कोरोलॉइड रूट के अंदर है एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी उसकी रूट में पाया जाता है। और जो पाइनस है ये इसकी रूट्स के अंदर, रूट्स है पाइनस की रूट के अंदर जो माइकोराइजल रूट्स होती है पाइनस में, उसमें फंजाई पाया जाता है। माइकोराइजल रूट्स है फंजाई, तो इसके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो होता है रूट्स के अंदर। एंड रूट्स जो है इसीलिए जैसे साइकस है उसकी कोलोरॉइड रूट में क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। जनरली जो स्टेम है वो इरेक्ट है, वुडी है, ब्रांच्ड है। स्टेम इज इरेक्ट यानी सीधा खड़ा हुआ है, वुडी एंड ब्रांच्ड, ठीक है। एक्सेप्ट है साइकस, साइकस में जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड होगा। अनब्रांच्ड मेन स्टेम, करेक्ट। इसके अलावा जो स्टेम है उस पे लीफ स्कार्स भी पाए जाते हैं, यानी वो ये एक विशेषता है जिम्नोस्पर्म्स की। जिम्नोस्पर्म के स्टेम पे लीफ स्कार्स पाए जाते हैं, यानी जो लीफ गिर जाती हैं उस लीफ के गिरने के बाद उसका छोटा सा हिस्सा अभी भी तने पे लगा रहता है, और वो देखने में ऐसा लगता है जैसे स्कार हो गया हो, धब्बा हो गया हो लीफ के गिरने की वजह से। तो लीफ स्कार्स का पाया जाना भी जिम्नोस्पर्म की एक पहचान होती है। लीव्स जो हैं वो अरेंजमेंट शो करती हैं, आइदर इट इज स्पाइरल और साइक्लिक। यानी लीव्स का अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो आइदर इट इज स्पाइरल और साइक्लिक, यानी या तो चक्र में लगी हुई हैं एक नोड पे लीव्स, या वो स्पाइरल फॉर्म में लगी हुई हैं। या तो लीव्स के लगने का क्रम ये है, स्पाइरली अरेंज्ड है वो, या फिर लीव्स जो है वो इस तरीके से भी लगी हो सकती है एक ही चक्र में, यानी साइक्लिक है, करेक्ट। तो लीव्स का अरेंजमेंट कुछ भी हो सकता है, स्पाइरल या साइक्लिक हो सकता है। लीव्स जो जिम्नोस्पर्म है उसमें एक सिंगल टाइप की भी हो सकती है, या लीव्स डायमॉर्फिक भी हो सकती है, यानी लीव मोनोमॉर्फिक भी हो सकती है और डायमॉर्फिक भी हो सकती है। मोनोमॉर्फिक और डायमॉर्फिक लीव का मतलब है कि लीफ या तो एक ही तरीके की होगी या डायमॉर्फिक होगी, दो अलग अलग तरीके की होगी। जब लीफ डायमॉर्फिक होगी यानी दो अलग अलग तरीके की, तो उसमें एक को फॉलिएज लीफ बोलेंगे और एक को आपकी स्केल लीव्स बोलेंगे। जो ग्रीन कलर्ड होगी, बड़ी होगी, वो फॉलिएज लीव्स कहलाएंगी। जो दूसरी टाइप की लीव होगी, छोटी होगी साइज में और ब्राउन कलर की होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज स्केल लीव, करेक्ट। इतना समझ में आ रहा है?